देश में सांप्रदायिक सौहार्द हो, हिंदू और मुसलमान आपस में मिल कर के रहें, भला इस बात से मुझे क्या ऐतराज हो सकता है? और मैं तो चाहता हूं कि जो मुसलमान यहाँ रह गए हैं, वे हिंदुओं के साथ मिलजुल कर के रहें। लेकिन आप जो बारंबार इस बात के लिए हम पर दबाव बना रहे हैं कि हमें पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दे देने होंगे, यह बात मेरे गले के नीचे नहीं उतर रही है। और विशेष करके तब जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है, हमारे खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है, उसने इस तरह की हिमाकत जो दिखाई है, उसके मद्देनजर तो यह बात मेरे गले की हड्डी बन चुकी है कि हमें अपने ऊपर हमला करने वाले देश को 55 करोड़ रुपए सिर्फ इसलिए दे देने होंगे क्योंकि हमने करार किया था। क्या उस करार में हमने यह भी शामिल किया था कि तुम हमारे ऊपर हमला कर दोगे तब भी हम तुम्हारी सहायता करेंगे, जिससे कि तुम उस पैसे से, उस राशि से और अधिक हथियार से अपने आप को सबल बना करके हमारे खिलाफ और जोरदार तरीके से युद्ध कर सको? यह बात मेरे गले के नीचे नहीं उतरने वाली है और मैं कम से कम इस पक्ष में नहीं हूं कि उसे 55 करोड़ रुपए दिया जाना चाहिए। सरदार पटेल ने 14 जनवरी 1948 को बिरला हाउस के लॉन में ये बातें तब कही जब गांधी ने 24 घंटे पहले 13 जनवरी 1948 को दिन के 11:55 पर आमरण अनशन की शुरुआत नेहरू सरकार पर यह दबाव बनाने के लिए किया था कि उस पर 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने ही होंगे। और तब गांधी के आमरण अनशन के दबाव में नेहरू कैबिनेट ने यह डिसाइड किया कि वो गांधी के सामने जाकर के मीटिंग करे और यह तय करे कि ये पैसे पाकिस्तान को देने हैं या ना देने हैं। लेकिन गांधी के सामने जो मीटिंग हो रही थी उसमें गांधी ने जिस तरह से, जिस नाटकीय अंदाज में अपने इस आमरण अनशन के दबाव से नेहरू कैबिनेट को बाध्य कर दिया कि उसे 55 करोड़ रुपए देने होंगे, लेकिन सरदार पटेल भी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने अपना पक्ष भी रख ही दिया और पटेल के इस वक्तव्य से गांधी को इतनी चिढ़ मची कि गांधी ने अंततः कहा कि यू आर नॉट द सरदार आई वंस न्यू। तुम वह सरदार नहीं हो जिसे मैं एक समय जानता था। जो भी हो, नेहरू कैबिनेट दबाव में आ जाती है और उसके बाद वो तय करती है कि कम से कम उस समय उन्होंने गांधी को कहा कि हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, अब कम से कम आप अपना अनशन समाप्त कर लीजिए। उसके 24 घंटे के बाद यानी 15 जनवरी 1948 को नेहरू गवर्नमेंट ने शाम के समय आधिकारिक रूप से इस अनाउंसमेंट को किया कि हम यथाशीघ्र 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देंगे। और जब यह बात बिरला हाउस पहुंची तो गांधी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेड बाय नेहरू को बधाई दी कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। और उसी दिन शाम को नेहरू ने लाल किले के सामने एक बहुत बड़ी सभा बुलाई थी, यानी 15 जनवरी को गवर्नमेंट जब इस बात को अनाउंस करने वाली थी उसी समय। और वो सभा क्या थी? उसने कहा था कि लॉस ऑफ गांधीज लाइफ वुड मीन द लॉस ऑफ इंडिया सोल। गांधी के जीवन की हानि भारत की आत्मा की हानि होगी। इस प्रकार से एक इमोशनल ड्रामा प्ले किया गया था। माउंटबेटन ने अपने जितने भी डिनर, पार्टी, सफर थे, सारे कैंसिल कर दिए थे। और इतना ही नहीं, गांधी ने जब 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने की मांग की थी तब तमाम तरह से लाहौर से टेलीग्राम्स आ रहे थे। वहाँ के जो शेख थे, मौलवी थे, मुल्ला थे, वो नमाज अदा कर रहे थे। वहाँ की महिलाएं फरियाद कर रही थीं कि गांधी के अनशन का परिणाम पाकिस्तान के पक्ष में निकले। ये सारी बातें हो रही थी मित्रों। लेकिन इन बातों को थोड़े तसल्ली से समझने की जरूरत है। सबसे पहले मैं शिवचरण सिंह आपका स्वागत करता हूं नाथूराम गोडसे एक नायक की कहानी श्रृंखला के 9वीं कड़ी में। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्या, यदि हम में से कोई भी इतिहास के क्रूर पन्नों को ठीक ठीक ढंग से समझना चाहता हो तो बहुत ही धैर्य के साथ चीजों को समझना होगा। उसी प्रयास में मैं आज नाथूराम गोडसे एक नायक की कहानी श्रृंखला की इस कड़ी में आपके साथ कुछ ऐसी बातों को साझा करना चाहता हूं। ऐसे तो ये बातें इतिहास में सामान्य तरीके से दर्ज हैं, लेकिन जब इनकी बारीकियों को आप जानेंगे तो आप कहीं ना कहीं खौल उठेंगे कि ये माजरा क्या है भाई, इन बातों को हमसे छुपाया कैसे गया और क्यों करके छुपाया गया। तो आइए, गांधी ने
13 जनवरी 1948 को अपना अनशन शुरू किया, जिसकी घोषणा माउंटबेटन से सहमति या इसको दूसरे शब्दों में कहें अनुमति लेकर के गांधी ने 12 जनवरी को की थी। और वहीं से नाथूराम गोडसे बनने की कहानी भी शुरू होती है, क्योंकि एक ऐसा देशभक्त जो देश के विभाजन के विपरीत अपनी लड़ाई को सशस्त्र क्रांति के रूप में तैयारी कर रहा था, अचानक उसका लक्ष्य बदल जाता है, दिल्ली की ओर शिफ्ट हो जाता है। और वो उस व्यक्ति को, मैं एक बार फिर इस बात को दोहराना चाहूंगा जिसे इतिहास में गलत ढंग से कहा, नाथूराम गोडसे या उनके साथियों ने गांधी की हत्या नहीं की। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ गांधी को देश के साथ खिलवाड़ करने से रोका और कुछ नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो 14 जनवरी को कैबिनेट की मीटिंग होती है और 15 जनवरी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बात को मान जाती है कि हम उसे 55 करोड़ रुपए देंगे, उस देश को देंगे जो हमारे ऊपर हमलावर है। कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 16 जनवरी शुक्रवार का दिन था और भयानक दिन था दिल्ली में, एक इमोशनल ड्रामा के दिन। आप अभी तक अगर इस कड़ी को एक शुरू से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि जब हम इन बातों की चर्चा कर रहे हैं, वहीं समानांतर रूप से 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी और 16 जनवरी को पुणे और बॉम्बे में बहुत सारी घटनाएं घट रही है, जिसको हम बीते एपिसोड्स में चर्चा करते आ रहे हैं। इसलिए आज हम दिल्ली शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी दिल्ली की बात इसलिए कि दिल्ली ही वो जगह है जहां वे लोग पुणे से बॉम्बे होते हुए शन्य शन्य बढ़ते चले आ रहे हैं और उनका लक्ष्य जितना करीब हो रहा है, उतना ही दिल्ली में जो ड्रामेबाजियां हैं वो और भयानक भयानक रूप ले रही हैं। आप जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हालांकि इन बातों को हम ऊपर ऊपर जानते हैं, इनकी बारीकियों के साथ इतिहास में पूरी तरह से एक ऐसा सीक्रेसी का पालन किया गया है नेहरू के द्वारा कि हम बहुत चीज़ों को अब जानने लगे हैं। तो होता क्या है, 16 जून 1948 को, जिसे हम कह सकते हैं कि ए डे ऑफ इमोशनल ड्रामा, जितने भी भारत और पाकिस्तान में मस्जिदें थीं वहां पर लोग प्रेयर कर रहे हैं। कौन लोग हैं भाई? मुसलमान। किस लिए प्रेयर कर रहे हैं? गांधी के जीवन को बचाने के लिए। गांधी के जीवन को बचाने के लिए नहीं, पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए और मुसलमानों की सुरक्षा के लिए। बॉम्बे के जो अनटचेबल से वही 16 तारीख, जिस तारीख को वहाँ से बहुत सारी गतिविधियाँ और नाथूराम गोडसे पुणे में जाकर के एक पिस्टल और रिवॉल्वर के चक्कर में दिन भर घूमते रहे थे, वहीं से बॉम्बे से वहाँ के जो अनटचेबल्स है वो केवल लिख एक वहाँ से टेलीग्राम और वहाँ से संदेश तार दे के बोलते हैं, गांधी योर लाइफ बिलोंग्स टू अस, तुम्हें अनशन समाप्त करना होगा, तुम्हारा जीवन पूरा देश का जीवन है। और सबसे खतरनाक बात, जब बड़े बड़े नेता लोग गांधी के पास खड़े हैं, नेहरू वगैरह सब हैं, उसी समय कराची से एक टेलीग्राम आता है। ये सबसे खतरनाक बात मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। उस टेलीग्राम में लिखा हुआ है, कुड मुस्लिम्स हु हैड बीन चेस्ड अवे फ्रॉम देयर होम्स इन दिल्ली नाउ रिटर्न टू रीऑक्युपाई देयर होम्स। अब कहने का मतलब कि कराची से एक टेलीग्राम आता है कि क्या वे मुसलमान जिन्हें अपने घरों से खदेड़ दिया गया था, वे फिर से दिल्ली आकर के अपने घरों में रह सकते हैं। इस पर गांधी ने 4 शब्द कहे थे, दिस इज ए टेस्ट। और फिर प्यारेलाल को तुरंत, यानी प्यारेलाल नैयर जो डॉक्टर सुशीला नैयर के भाई थे और गांधी के प्राइवेट सेक्रेटरी हुआ करते थे उस समय, उन्हें गांधी ने दौड़ा दिया कि इस टेलीग्राम को लेकर के जाओ, और जितने भी, और उन्होंने गिनती करके दी कि दिल्ली के 117 जो मस्जिदें हैं, जिसको हिंदुओं ने पाकिस्तान से जो सताए हुए, मरे कटे, घायल और सब कुछ लूट पिट करके आए हैं, वहाँ शरण पाए हुए हैं, उन्हें कहो कि तुम्हें निकलना होगा, तुम्हें भले ही क्यों नहीं ठंड में कांपती, हाड़ कपा देने वाली ठंड में भी रहना होगा, लेकिन तुम्हें निकलना होगा, क्योंकि हमें कराची से मैसेज आया है। और फिर एक 7 पॉइंट चार्टर को 17 तारीख को बना, गांधी ने एक 7 पॉइंट चार्टर बनाया 17 जनवरी 1948 को, कि जितनी भी मस्जिदें हैं हिंदुओं ने जो ऑक्युपाई कर रखे हैं, जितने भी मुसलमान के घर हैं, उन सबों को खाली करना होगा। मुसलमान दुकानदारों का जो बॉयकॉट शुरू किया गया है उसे बंद करना होगा, और तमाम तरह की बातों को उस चार्टर में। और तो और सबसे खतरनाक बात, गांधी को इससे क्या मतलब है भाई?
जो एनुअल उर्स का मेला होता है मेहरौली में, जो ख्वाजा बख्तियार के नाम से होता है, उसे शुरू कर दो। और मुसलमान हर जगह निर्द्वंद होकर के घूम सके, इसके लिए हिंदुओं को उसे आश्वस्त करना पड़ेगा। मुसलमान अपने घरों में वापस लौटे, इसकी भी गारंटी हिंदुओं को देनी होगी। मुसलमान ट्रेन पे आसानी से चल सके, इसके लिए भी सेफ पैसेज देना पड़ेगा। उनका इकोनॉमिक बाइकाट आप नहीं कर सकते हैं। और सबसे खतरनाक बात है कि अगर हिंदू किसी मुसलमान मोहल्ले में जा करके रहना चाहता हो तो मुसलमानों से परमिशन लेना होगा। इस प्रकार के 7 पॉइंट चार्टर ऑफ कंडीशंस बना करके, विशेष करके कराची से आए उस टेलीग्राम के बाद प्यारेलाल को दौड़ाया गया। अब आप कहेंगे कि जब 55 करोड़ रुपए मिल गए थे तो गांधी को अपना अनशन तोड़ देना चाहिए था। तो भाई 55 करोड़ रुपए देने की बात तो 14 तारीख को जो कैबिनेट की मीटिंग हुई उस दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मान लिया, 15 को अनाउंस भी कर दिया। लेकिन गांधी ने कहा नहीं, मैं अपना आंसर नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि अभी मुझे गांधी पूरी तरह से माउंटबेटन और जिन्ना के माध्यम से जो मैसेजेज आ रहे थे उसको डिक्टेट करके और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दबाव में ले रहा था अपने आमरण अनशन के नाम पर। तो सवाल है कि गांधी को 55 करोड़ रुपए दे करके भी संतोष नहीं था। उसने फिर ये 7 पॉइंट चार्टर बना दिया। और विशेष करके जब कराची से टेलीग्राम आया तो उसने कहा कि दैट इज़ ए टेस्ट, यही तो परीक्षा की घड़ी है। और फिर इतने से संतोष नहीं हुआ। जब 15 तारीख की रात को उसके मुख्य डिमांड को मान लिया गया था तो गांधी को कहना चाहिए था ठीक है, बाकी चीज़ें हम करेंगे, अनशन हम तोड़ देते हैं। लेकिन नहीं, 16 को दिन भर ड्रामा चलता रहा। कराची का टेलीग्राम को लेकर के प्यारेलाल को दौड़ाया गया, हर रिफ्यूजीज जहाँ जहाँ पर भी मस्जिद वगैरह में कब्जा थी वहाँ पर। और 17 तारीख शनिवार को, जिस दिन दोपहर में मदन लाल पाहवा और विष्णु करकरे दिल्ली पहुंचे थे, उस दिन दिन भर प्यारेलाल नैयर जो है वो घूम घूम करके सारे जितने भी अलग अलग ग्रुप थे, उस दिन एक विशेष तरह की बात गांधी ने कही थी प्यारेलाल नैयर को कि ठीक है, बाकी सारे लोगों का सिग्नेचर भी लाओ कि ये 7 पॉइंट चार्टर को मान रहे हैं, लेकिन मुझे विशेष करके हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारी का सिग्नेचर भी चाहिए। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं, उस समय दिल्ली में हिंदू महासभा के सेक्रेटरी हुआ करते थे आशुतोष लाहिरी, जिन्होंने बाद में नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को बताया था जब ये लोग पहुंच जाते हैं दिल्ली, कि पता नहीं किन लोगों ने हिंदू महासभा के पैड पर सिग्नेचर करके गांधी को दिया। मैंने तो किसी को कहा भी नहीं, और मैं कम से कम इस बात के लिए अडिग हूं कि मैं गांधी के चार्टर ऑफ कंडीशंस को किसी भी कीमत पर नहीं मानूंगा। लेकिन जो भी हो, जब ये बातें क्लियर हो चुकी थी कि अब गांधी अपने नए डिमांड्स के साथ अपने आमरण अनशन को कंटिन्यू करता है, और उस समय तक तो एक बात आप जान लीजिए कि सब लोग बार बार जा कर के मिल ही रहे थे। इसमें भी गांधी फुल्ली कॉन्शियस था क्या हो रहा है। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि जब 17 तारीख को माउंटबेटन अपनी वाइफ एडविना माउंटबेटन के साथ गांधी को मिलने गया तो गांधी को हंसी सूझ रही थी, और उसने इस बात को बड़ी गौरव से कहा कि देखो, अब तक तो मैं तुमसे मिलने जाता था क्योंकि तुम बड़े आदमी हो, आज देखो तुम मुझसे मिलने चले आए। तो गांधी ने क्या कहा था, वो सेंटेंस में एग्जैक्ट आपके सामने कहता हूं, इट टेक्स ए फास्ट ऑन माई पार्ट टू ब्रिंग द माउंटेन टू मुहम्मद। यानी माउंटेन, पहाड़ को मोहम्मद के पास आने के लिए एक उपवास की जरूरत थी। इस प्रकार से वो कहता है कि तुम आकर के बहुत बड़ा काम कर दिए। और अभी तक ऐसा नहीं था कि यहाँ एक और पक्ष था, जो शरणार्थी तमाम दुखों के पहाड़ को अपने ऊपर झेल करके आए थे, वो विरोध कर रहे थे। शुरू के 1-2 दिन तक तो जब गांधी के अनशन, तब तक तो वे लोग बिरला हाउस के नज़दीक आते थे, बाद में पुलिस उन्हें 1-1.5 किलोमीटर दूर तक ही रखती थी, क्योंकि गांधी का कंडीशन तो खराब हो रहा था। स्वाभाविक है, कोई आदमी अगर अनशन करेगा तो उसका कंडीशन खराब होगा। और उसने पूरे गवर्नमेंट के तंत्र को हिला दिया था। और उस दिन 17 तारीख को एक और घटना घटती है। विष्णु करकरे और मदन लाल पाहवा दिल्ली पहुंच चुके होते हैं दोपहर को, और शाम को जब नेहरू वहां पे एड्रेस कर रहा होता है लोगों को, तो एक बहुत लोगों को समझा रहा होता है सांप्रदायिक सौहार्द का महत्व, गांधी के जीवन का महत्व, और उसमें वो पूरी तरह से इस बात पे दबाव देता है कि जो 7 पॉइंट चार्टर गांधी ने तैयार किया है, उस चार्टर को अविलंब सभी को स्वीकार कर लेना चाहिए। तो विष्णु करकरे तो थोड़ा धैर्य वाले समझदार व्यक्ति थे, लेकिन मदन लाल पावा नौजवान भी, और दूसरा उसका गुस्सा नाक पे ही चढ़ा रहता था।
तो उसने उस पूरे भीड़ में नेहरू के खिलाफ वहाँ पर विरोध करना शुरू कर दिया। उसी बीच में जब चूंकि वो नेहरू तक आवाज़ पहुंची या ना पहुंची, पुलिस ने उसे 2 घंटे तक के लिए पकड़ लिया। और विष्णु करकरे को तो एक बार लगा कि ले, अब तो हमने जो भी कार्यक्रम बनाए हैं वो सारा कार्यक्रम ध्वस्त होने वाला है, क्योंकि पाहवा ने अपने अधैर्य का परिचय दे दिया। वे लोग वहाँ गए थे बेसिकली बिरला हाउस का मुआयना करने, लेकिन पुलिस ने मात्र वो एक प्रिवेंशन के लिए 2 घंटे के लिए पकड़ा, फिर बाद में बिना नाम वाम पूछे उसे छोड़ दिया। जो भी हो, जब बहुत रात को सारे संगठनों के सिग्नेचर ला करके गांधी के सामने प्यारे लाल नैयर ने रख दिए, तो गांधी ने पूछा, क्या हिंदू महासभा के लोगों ने साइन किया है? क्या आरएसएस के किसी अधिकारी ने साइन किया है? तो प्यारे लाल नैयर ने कहा कि नहीं, अभी तक तो नहीं किया है। तो गांधी ने कहा कि मैं आंसर नहीं तोड़ूंगा। अब तो बहुत ही पैनिक सिचुएशन हो गया। तब प्यारे लाल नैयर ने डॉक्टर राजेंद्र बाबू को फ़ोन करके कहा कि अब आप ही कुछ कीजिए, क्योंकि गांधी बार बार कह रहे हैं कि जब तक हिंदू महासभा और आरएसएस के लोग भी ये 7 पॉइंट चार्टर मान करके अपनी सहमति नहीं देंगे, तब तक मैं अपना आंसर नहीं तोड़ूंगा। और उसने गांधी के सेंटेंस को कोट कर दिया, जिसमें गांधी ने कहा था कि अनलेस स्टोनिएस्ट हार्ट हैज़ मेल्टेड, जब तक पत्थर से पत्थर दिल नहीं पिघलता है तब तक मैं आंसर नहीं तोड़ूंगा। जो भी हो, डॉक्टर राजेंद्र बाबू किसी तरह से मैनेज करके अगले दिन यानी जनवरी 18 को गांधी के सामने हिंदू महासभा और आरएसएस के लोगों को भी खड़ा कर देते हैं। वे कौन लोग थे वास्तव में, वो हिंदू महासभा के थे, आरएसएस के थे कि नहीं थे, ये बात अलग है, लेकिन उन्हें खड़ा करके गांधी को कम से कम एश्योर किया जाता है। गांधी अभी भी कहता है कि नहीं नहीं, मैं इससे नहीं मानूंगा, पूरे देश में ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। लेकिन फिर लोगों ने कहा कि नहीं, अब इतना अधिक भी मत आप कीजिए कि हम लोग उसको कर ना सकें। तब गांधी ने 121 घंटे और 30 मिनट बाद यानी 13 जनवरी को दिन में 11:55 पे जो आमरण अनशन शुरू किया था, उसे 18 जनवरी 12:45 पर समाप्त किया, मौलाना आजाद के हाथ से ऑरेंज जूस पी करके। यहां तक का जो माजरा था वो था गांधी के आमरण अनशन का। यानी उस गांधी ने पाकिस्तान की सहायता के लिए और अपनी मुस्लिम परस्ती में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और देश को हिला करके रख दिया, क्योंकि अखबारों में दिन रात एक ही चर्चा गांधी की। और ऐसा इमोशनल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया, ऐसा खतरनाक एक भावनात्मक बादल खड़ा किया गया कि पूरे देश को कुछ और नहीं सूझ रहा था। सबने कहा कि लॉस ऑफ गांधीज लाइफ वुड बी लॉस ऑफ इंडिया सोल्स, एंड गांधी योर लाइफ बिलोंग्स टू अस। रिफ्यू प्रेयर्स हो रहे हैं मॉस्क्स में, मंदिर में, हर जगह पे। यानी गांधी एक बार फिर से अपने आप को रिअश्योर कर दिया कि नहीं, अभी भी ही इज अनचैलेंज्ड अनक्वेश्चन्ड लीडर ऑफ द मासेस। और इस संतुष्टि के साथ उसने 18 जनवरी 1948 को अपना अनशन समाप्त कर दिया, क्योंकि अब इसे अपने अगले पड़ाव पे जाना था। अभी हालांकि उसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा कि अब उसे अगले ही दिन यानी 19 तारीख को ही कोई ऐसा आने वाला था उसके यहाँ जो उसे बताने वाला था कि आपको अब पाकिस्तान जाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिन्ना को आपने 55 करोड़ रुपए दिलवा दिए, उसके जो चार्टर ऑफ कंडीशंस थे उसे आपने मनवा दिया, तो पाकिस्तान गेट्स आर नाउ ओपन फॉर यू। ये था गांधी और ये थी दिल्ली की बात। लेकिन ये दिल्ली की बात तो है, लेकिन दिल्ली, गांधी के लिए दिल्ली अभी दूर था। गांधी जो एक अपना सपना देख रहा था कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा और वहाँ पर जिस प्रकार की खबरें लाहौर से, कराची से, रावलपिंडी से और जगहों से गांधी के जो एजेंट्स वहाँ से भेज रहे थे, उन खबरों से गांधी को लार्जर देन लाइफ वाला जो अपना मोन्स्ट्रस इमेज था उसको इतना अधिक बूस्टअप मिला कि गांधी को लगता था कि अब पाकिस्तान जाकर के वो वाकई मसीहा बन जाएगा हिंदू और मुसलमानों दोनों का। इसकी तैयारी कर रहा था, लेकिन नियति एक और तैयारी कर रही थी। नियति की तैयारी की कहानी मैंने आपको पिछले एपिसोड्स में एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से शुरू की हुई है, जिसमें ठीक पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि कैसे नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे 17 तारीख को टाटा एयरलाइंस के विमान से दिल्ली पहुंच जाते हैं दोपहर में। उस दिन रात को यानी वे शाम तक दिल्ली पहुंच जाते हैं और फिर एयरलाइंस की जो गाड़ी है उन्हें दिल्ली के बीचों बीच ला करके उतार देती है और फिर वहाँ से
एक नई कहानी का सूत्रपात होता है। यानी अब तक जो पूरा का पूरा राष्ट्रवादियों का जो अभियान था वो पुणे और बॉम्बे तक सीमित था। वो विष्णु करकरे और पाहवा के दिल्ली एक दिन पहले, यानी एक दिन पहले नहीं, उसी दिन दोपहर 17 जनवरी 1948 को आ जाने से और उसी दिन शाम को लगभग 7 साढ़े 7 बजे तक गोडसे और आप्टे के दिल्ली आ जाने के बाद, यानी इन 4 लोगों के आ जाने के बाद अब वो पूरा का पूरा दृश्य जो है वो दिल्ली में शिफ्ट कर जाता है। देश की बर्बादी की जड़ गांधी, यानी गांधी का ये जो लास्ट आमरण अनशन था और उसने ना जाने ऐसे कितने उत्पात पहले भी कर रखे थे, उस कहानी को अभी हम देते हैं विराम और बढ़ते हैं अपने नायकों की ओर। जैसा पिछले एपिसोड में मैं बता चुका हूं कि मदन लाल पाहवा और विष्णु करकरे 15 जनवरी की रात को बॉम्बे से चलते हैं और वे पकड़ते हैं पेशावर एक्सप्रेस, जो उन्हें दिल्ली स्टेशन पर शनिवार यानी 17 जनवरी को दोपहर के आसपास पहुंचा देती है। और वे लोग फिर वहां से तांगा लेकर के जाते हैं हिंदू महासभा के ऑफिस में, लेकिन वहां पर कोई कमरा खाली नहीं होता है। उन्हें इस तरह का इंस्ट्रक्शन था नाथूराम गोडसे के द्वारा कि वे पहले हिंदू महासभा जाएं और उनके नाम से अगर कमरा मिले तो वहीं पर रहें और उन्हें वहीं पर उनकी प्रतीक्षा करें। वे लोग वहां से फिर चले जाते हैं पास में ही बिरला मंदिर, वहां उस धर्मशाला में भी कोई जगह नहीं मिलती है। तब इन्होंने बाध्य होकर के, चूंकि कहीं ना कहीं तो ठहरना था, वे फिर चले जाते हैं चांदनी चौक के पास एक शरीफ होटल नाम के जगह पर और वहाँ पे एक मामूली कमरा लेते हैं जहाँ 3 पलंग लेना होता है। आपको जानकारी दे दूं कि रास्ते में इन लोगों ने एक ऐसे शरणार्थी का साथ ले लिया था जिसे आवश्यकता थी कि कोई सहारा मिल जाए दिल्ली में ठहरने का। यानी करकरे और पाहवा के साथ एक अंगचेकर नाम का व्यक्ति भी रहता है जिसे अपना कोई काम रहता है। उस पाकिस्तान में वो शरणार्थी रहता है और अब उसे सरकारी महकमे में अपना ट्रांसफ़र चाहिए होता है। तो ये तीनों शरीफ होटल पे में पहुंचते हैं जहां मदन लाल पाहवा तो अपना नाम ही लिखता है, अंगचेकर को नाम छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन विष्णु करकरे ने इस चालाकी, एक चतुराई दिखाई, उसने अपना नाम जो है एस व्यास लिखवाया। जो भी हो, इसके बाद जो है करकरे को अब ये तो पता था कि आज ही रात को नाथूराम और नारायण आप्टे पहुंच रहे हैं, इसलिए फिर वहां से निकल जाता है। लेकिन इस बीच में एक बार वे लोग, हालांकि अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से इन बातों को रखा गया है, एक बार वे लोग बिरला हाउस भी पहुंचते हैं जहां मदन लाल पाहवा उत्तेजित होकर के अपना आवेश खो देता है और 2 घंटे के लिए पुलिस उसे पकड़ लेती है। उसके बाद फिर वे लोग लौट जाते हैं और करकरे फिर नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे की प्रतीक्षा के लिए हिंदू महासभा कार्यालय चले जाते हैं, क्योंकि पहले से तय था कि हम वहीं पर मिलेंगे। इस बीच जब नाथूराम और नारायण आप्टे दिल्ली पहुंचते हैं 17 जनवरी की रात लगभग 8:30 बजे के आसपास, तो सबसे पहले जा करके कनॉट प्लेस के मरीना होटल में एक कमरा बुक करते हैं, कमरा नंबर 40, क्योंकि वे पूरे हेक्टिक शेड्यूल के बाद सबसे पहले अपने ठहरने की व्यवस्था कर लेते हैं। और वहां पहुंचने के बाद वे लोग होटल के रजिस्टर में अपना नाम लिखवाते हैं एम देशपांडे और एस देशपांडे। हालांकि ये एकदम इमटेरियल है कि कौन वहां पर एम देशपांडे था और कौन एस देशपांडे था। और उसके बाद दोनों वहां से खाना खा करके हिंदू महासभा के ऑफिस में चले जाते हैं, क्योंकि करकरे वहीं पर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। और फिर वे लोग वहां से करकरे को लेकर के होटल लौट जाते हैं और फिर बाकी की योजनाएं तय होती है। करकरे अपना अनुभव बताते हैं कि कैसे वहाँ पर क्या क्या घटनाएं चल रही हैं, बिरला हाउस में कैसे लोग गांधी के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, और उन्हें इस बात की आशा है कि संभवतः कल जो है गांधी अपना अनशन तोड़ दे, क्योंकि ये सारा चीज़ वो जानकारी मिले चुके हैं कि कैसे 7 पॉइंट चार्टर, ये सारी बातें होटल में होती है। और उसके बाद वो तय करते हैं कि अगले सुबह यानी 18 तारीख को करकरे और ये दोनों लोग सुबह नाश्ता वास्ता करके ये तीनों बिरला हाउस जाएंगे। और वे लोग बिरला हाउस पहुंचते हैं और फिर से इनके वहां पहुंचने का एक ही मकसद था कि कैसे गांधी को किस जगह से निशाने पर लिया जाए, और इसकी वे लोग रेकी करते हैं। और इस बीच में आपको बता दूं कि हम फिर इसको अगले एपिसोड में लेंगे। अभी तक पाहवा, करकरे, गोडसे और आप्टे, ये 4 लोग आ चुके हैं। इन चारों के साथ सिर्फ मदन लाल पाहवा के हाथों बम, बारूद और हथगोले पहुंचे हैं। अभी पिस्टल पहुंचना बाकी है।
नाथूराम गोडसे के छोटे भाई गोपाल गोडसे वो अपना विदेशी यानी आर्मी वाला पिस्टल लेकर के आने वाले हैं, और दिगंबर बड़के के माध्यम से एक रिवॉल्वर आना है, और कुछ सामान अगर वो ला सकता है तो वो सारी चीज़ें आनी है, क्योंकि अब जब ये 18 तारीख की सुबह ये लोग बिरला हाउस का रेकी कर लेते हैं, वहाँ चले जाते हैं, तो इसके बाद उनके मन में ये बात रहती है कि जैसे जैसे लोग पहुंचेंगे वैसे वैसे हम आगामी योजनाओं को बनाएंगे। अब ये प्रतीक्षा, अब सवाल है कि दिगंबर बड़के और शंकर किस्टैया तो दादर में जो आसरा होटल है, आसरा रेस्टोरां, जहां उनका नावरे नामक मित्र जो है उन्हें रोक रखा है, तो वे लोग तो एक दिन डिले हो जाने वाले हैं, क्योंकि उन्हें 17 तारीख की शाम को गाड़ी पकड़ लेनी थी, लेकिन वे 17 को नहीं पकड़ लेते हैं। अब वो 18 को पकड़ने वाले हैं। गोपाल गोडसे जो 17 तारीख को गाड़ी तो पकड़ लेते हैं, लेकिन दिल्ली पहुंचने में और एक कन्फ्यूजन सा हो जाता है कि कहाँ किसको जाके इंतजार करें, कैसे करें, और वो स्टेशन पर ही ठहर जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग मुझे ढूंढते ही रह जाएं। इस कन्फ्यूजन में गोपाल गोडसे को भी इनके पास आने में एक तरह से कह लें कि 18 ना होकर के 19 को मिलना होता है इन लोगों का। जो भी हो, 19 की सुबह से लेकर के 20 तारीख की शाम तक का जो शेड्यूल है वो बहुत ही हैक्टिक रहता है इनके लिए, क्योंकि इस बीच में ये जो 20 जनवरी वाला अटैक है वो बहुत क्रूशियल होने वाला है। हम उसके डिटेल को अगले एपिसोड में लेंगे, यानी 20 जनवरी का वो विस्फोटक दिन। अभी के लिए इस एपिसोड में, जिसमें हमने दिल्ली की थोड़ी चर्चा की, क्योंकि वो चर्चा भी बहुत ज़रूरी थी। गांधी नामक जो जहर था वो कैसे इस देश की नसों में धीरे धीरे फैल रहा था, उसकी चर्चा बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि इस जहर की चपेट में लगभग लगभग पूरा देश आ गया था, क्योंकि पूरी देश विदेश की मीडिया उसमें शामिल थी। उस जहर की चपेट से निकलने और निकालने की प्रक्रिया में जो सबसे आगे आने वाले लोग थे वे तो दिल्ली पहुंच चुके थे, उनके बाकी के दल के लोग भी पहुंचने वाले थे। अब जो कार्रवाई होने वाली थी, यानी 18 तारीख की सुबह से लेकर के और 20 जनवरी की रात या शाम तक या उसके बाद की घटनाएं, फिर हम वो 20 से लेकर 30 जनवरी तो एकदम एक अलग एपिसोड है, ये लंबा चलने वाला है। लेकिन अभी हम आज के एपिसोड में इस श्रृंखला की इस कड़ी को यहीं पे विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।